नमस्कार साथियों, स्वागत है करंट अफेयर के खास सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं उस दिन के करंट अफेयर्स की, जो आपके एमसीक्यू फॉर्म में आपको प्रेज़ेंट किए जाते हैं, जिससे कि आप उस दिन की करंट अफेयर को अपडेट हो जाएँ और आपकी आगामी जो परीक्षाएँ हैं, उनमें आप क्या करें, अपने आप को सही से परफ़ॉर्मेंस कर पाएँ और करंट अफेयर के आपसे क्वेश्चन छूट ना पाएँ। तो शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद में यदि आप इस पे बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना उसके बाद में, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसका वीडियो का नोटिफ़िकेशन तभी पहुँचेगा, जब आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इसके अलावा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की ओर को और बड़ा इज़ाफ़ा हो सके और ग्रोथ और बढ़ सके। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चन क्या-क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि देश के 4 धाम कौन-कौन से हैं? ये 4 धाम क्यों करंट अफेयर में आए हैं? क्योंकि उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, उनमें कुछ नई वो आए आपके संशोधन हुए हैं और कुछ आपको नया उसमें बात कहने को बात कही गई है, पर्यावरण प्रभाव आकलन। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि पर्यावरणीय आप चिंताएँ भी रखिए, साथ-साथ में देश की सुरक्षा और उसकी रणनीतिक स्थिति के बारे में भी बातें करिए। तो देखते हैं देश के पहले 4 धाम कौन-कौन से हैं? तो आपको बता दें देश के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर हैं। और ऐसे बात करें तो अगर आप देखेंगे डायरेक्शन, तो आपकी ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है। राइट हैंड वाली आपकी ईस्ट होती है और आपकी लेफ्ट हैंड वाली वेस्ट होती है। तो नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ईस्ट है आपका और पीछे साइड में यहाँ पर वेस्ट है। और इसके बारे में बात करें तो उत्तर में बद्रीनाथ है, पूरब में अगर बात करी जाए तो पुरी है, जगन्नाथपुरी वाला उड़ीसा में, तमिलनाडु में रामेश्वर है साउथ में और वेस्ट में आपके गुजरात में क्या है द्वारका है। ये 4 धाम के नाम याद रखिएगा। अब बात ये है कि अगर आपसे प्रश्न ये आता है कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हैं? तो उत्तराखंड के 4 धाम हैं बद्रीनाथ, जिसमें एक इसमें शामिल है बद्रीनाथ, उसके बाद में है वहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ। यहाँ पे अभी हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएँ डाली गई थी, जिसमें बोला गया था कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी तोड़-फोड़ ना की जाए, रोड ना बनाए जाएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि आप रोड भी बनने दीजिए, पर्यावरण को भी आप संतुलित रखिए, दोनों में बैलेंस लाने की कोशिश करिए। ये बात ठीक है, पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए उनके क्षरण नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं देश की सुरक्षा के लिए और लोगों के आवागमन के लिए भी स्थितियाँ अनुकूल होनी चाहिए। इसी को देखते हुए जो 5.5 मीटर चौड़ी सड़क वहाँ बनाने का जो कैरेज वे जो प्रस्ताव था, यानी जो सामान ले जाने वाली, ढोने वाली सड़कें थी, जो 5.5 मीटर थी, अब उनको बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, ना केवल अब सामान की आवाजाही और ढुलाई आसानी से होगी, बल्कि हमारे देहरादून से और जो हम पहुँचेंगे डायरेक्ट कहाँ पर आपके चाइना में, तो वहाँ पे चाइना पहुँचने के लिए क्या होगा, आपकी डायरेक्ट पहुँच हो पाएगी वहाँ पर। साथ ही साथ क्या होगा, आपकी रणनीतिक पहुँच के साथ आपकी सुरक्षा दृष्टि से भी इसमें इज़ाफ़ा होगा। हथियारों को ले जाने में, गोला-बारूद ले जाने में, सेना को ले जाने में और सेना के हैवी जो टैंकर वगैरह उनको ले जाने में भी आसानी होगी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन आज के लिए। अगला प्रश्न ये है कि भारत के शीर्ष न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि इस टाइम हमारे प्रेज़ेंट टाइम में जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीवी नरवणे साहब हैं, उन्होंने बोला है कि वो अपने कॉलेजियम में इस बात की सिफ़ारिश कर रहे हैं कि महिलाओं का जो क्या है वो रिप्रेजेंटेशन क्या हो, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बढ़े। तो इसलिए आपसे प्रश्न ये बनता है कि भारत के शीर्ष न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर क्या है? फातिमा बीबी। तो ध्यान रखिएगा भारत के जो शीर्ष न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी जी हैं। इसके अलावा अगर हम बात की जाए प्रेज़ेंट टाइम में, तो अभी तक के भारतीय जो जब से हम आज़ाद हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के 71 वर्ष के इतिहास में कुल यहाँ पर जो हुआ है केवल 8 जज ऐसे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में महिलाएँ थीं। प्रेज़ेंट टाइम की बात करें तो प्रेज़ेंट टाइम में हाई कोर्ट के अंदर हम बात करें तो 1113 जजेज़ हैं, उनमें से केवल 80 महिलाएँ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनका प्रतिनिधित्व कितना कम है। अगर हम इसी में देखें तो कुछ राज्य कुल मिलाकर 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें आपका कहीं त्रिपुरा है, मेघालय है, उत्तराखंड है, तो ऐसे कुल मिलाकर 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कोई भी महिला क्या है न्यायाधीश नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर ये महिला न्यायाधीश नहीं वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पाती हैं, तो इनमें कुछ रीज़न क्या आते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है कि प्रैक्टिस का समय करते-करते यानी कि जो अर्हताएँ होती हैं, अगर आपका सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो आपको क्या है, कम से कम 5 साल का जज होना चाहिए, नहीं तो क्या हुआ, आप क्या हो हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक आपने वकालत की हो, विधिवेत्ता हो, तो इतना लंबा टाइम होता है, तो उम्र आपकी 35-40 पहुँच जाती है। तो उसका एक दिक्कत यहाँ पे आती है। दूसरा क्या होता है, इस उम्र तक यहाँ पर शादी का दबाव पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर ज़्यादा रहता है, सामाजिक ताने-बाने के चक्कर में और उससे क्या होता है, कहीं न कहीं वो उनके पास अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। खुद के प्रोफ़ेशन को चलाने के साथ बच्चों को सही से डील करना, अपनी फ़ैमिली को चलाना भी जो भारतीय समाज में इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसलिए क्या होता है, कहीं न कहीं इनको दिक्कतें आती हैं और ये इनका यहाँ पर अपना उचित रिप्रेज़ेंटेशन नहीं हो पाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न ये था कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनी है, वो है फातिमा बीबी। अगला प्रश्न ये है कि रिंग ऑफ फायर क्या है? अर्थात ऐसा कौन-सा घेरा है जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं? तो आपको सबसे पहले बता दें, रिंग ऑफ फायर क्या है? बेसिकली रिंग ऑफ फायर 450 ज्वालामुखियों का समूह है। अगर हम बात देखें इस टाइम इस हमने इस क्वेश्चन को क्यों लिया है? क्योंकि अभी क्या हो इंडोनेशिया में कुछ
भूकंप आया 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है और इंडोनेशिया में इतने भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के अंतर्गत है। तो रिंग ऑफ फायर बेसिकली है क्या? अगर आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में अगर प्रशांत क्षेत्र को देखेंगे, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, प्लस आप इधर जापान साइड में आएँगे और एशिया के इंडोनेशिया वगैरह जो द्वीप समूह है, वहाँ तक आएँगे, तो वहाँ पे देखेंगे, एक ऐसा है 450 ज्वालामुखी समूह है जिसको कलेक्टिवली क्या बोला जा रहा है? रिंग ऑफ फायर बोला जा रहा है। अगर आपको बता दें रिंग ऑफ फायर को और नामों से क्या बोला जाता है? इसको ज्वालाव्रत के नाम से भी जाना जाता है या फिर उसके परिप्रशांत मेखला या फिर सर्कमफ्रेंस पैसिफिक, इसको बेल्ट नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको देखें इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में टोटल भूकंप हैं, अब बता दें भूकंप जहाँ आएँगे वहाँ पे ज्वालामुखी के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो ज्वालामुखी जहाँ पे होगी वहाँ भूकंप ज़रूर आएँगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उल्टा भले सही ना हो कि जहाँ भूकंप है वहाँ ज्वालामुखी नहीं आ सकती है, लेकिन जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होंगे, तो जब उद्गार होता है तो चीज़ें जब ज़मीन के अंदर से बाहर आती हैं तो हलचल मचती है और हलचल मचने में भूकंप आते हैं। तो आपको बता दें कुल अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के 90% जो भूकंप हैं, वो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड के जितने बड़े-बड़े भूकंप हाई तीव्रता वाले आते हैं, उनके 80% क्षेत्र जो जो कुल भूकंप हैं, वो क्या है? रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको बता दें यहाँ पर प्रमुख ज्वालामुखी कौन से हैं? यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की, यहाँ पर माउंट सेंट हेलेस है, जापान में माउंट फुजी है और फिलीपींस के अंदर माउंट पिनातुआ है, जो क्या है पिनातुबो, जो यहाँ पर क्या है प्रमुख ज्वालामुखी है। आपको बता दें ज्वालामुखी उद्गार होते कैसे हैं? तो बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट की हलचल की वजह से होते हैं। पृथ्वी क्या है एक कुछ 7 प्रमुख और कई 19-20 छोटी प्लेटों और फिर उनसे भी छोटी प्लेटों से मिलकर क्या है, पृथ्वी का धरातल बना हुआ है। तो ये प्लेटें संचलन करती रहती हैं और कभी-कभार जब तीव्र संचलन होता है, तो उसमें भूकंप आ जाते हैं और कभी-कभी नीचे से जब मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो प्लेटों को हटा कर बाहर आता है, तब भी क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। तो आपको बता दें, जो ये रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है, ये प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के एक यहाँ पे जंक्शन पे यहाँ पाया जाता है। तो इस तरीके का ध्यान रखिएगा। रिंग ऑफ फायर बेसिकली उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में अमेरिका अर्थात पूरा अमेरिका प्लस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कवर करता हुआ और आपके इंडोनेशिया, जापान का ये पूरा इलाका यहाँ पर रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न आज का ये लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, तो आज चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी इस वर्ष शताब्दी हो गई है, 100 वर्ष को बने हुए हो गए हैं लोक लेखा समिति को। तो ध्यान रखिएगा लोक लेखा समिति को 100 वर्ष हो गए हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके चर्चा में आएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लोक लेखा समिति क्या है, इसके अंतर्गत कुछ 22 सदस्य होते हैं, तो अगर 22 सदस्यों की बात की जाए, तो लोकसभा से इसके अंतर्गत संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अपर सदन राज्यसभा होता है, लोअर सदन लोकसभा होता है। राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए अपना कार्यकाल कंप्लीट करते हैं और लोकसभा के लिए 5 साल अगर सामान्य चीज़ें रहीं तो। और लोकसभा कभी भी विघटित हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। बस लोग क्या करते हैं, हर 2 वर्ष बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और नए मेंबर को जॉइन करते हैं। तो आपको बता दें इसमें लोक स जो संसद के 2 चीज़ें हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के इसमें 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं और 1967 से संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी चल चुकी है। जो लोक लेखा समिति है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो विपक्ष का पार्टी का एक प्रमुख नेता होता है। आपको बता दें इसकी लोक लेखा समिति इसको आप क्या करते हैं, लोक लेखा मतलब लिखावट को ध्यान रखना मतलब इसका सिस्टम क्या है, जब कैग अपनी जो रिपोर्ट लाती है, वो आपको वहाँ पे अगर पटल पे रखती है जब संसद के, तो उसकी रिपोर्ट को ऑडिट करने का कार्य लोक लेखा समिति करते हैं। आपको बताते हैं, लोक लेखा समिति क्या करते हैं, इसको ऑडिट करते हैं। इसके अलावा जो प्रशासन के अंतर्गत जितने खर्चे होते हैं, मंत्रालयों के अंतर्गत जितने खर्चे होते हैं या फिर नीतिगत जितने मामले होते हैं, उन सब में ऑडिट करके खर्चों के बारे में बता सकते हैं सरकार को, यहाँ पे कम-ज़्यादा हुआ है। लेकिन सरकार ज़रूरी नहीं इनकी इनकी बातें माने और कई बार क्या होता है कि इनकी कोई महत्व नहीं होता, बस आप क्या करते हैं केवल ऑडिट करते रहते हैं और सिफ़ारिशें देते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं इनकी सिफ़ारिशों बाध्यकारी हो। फिर आप बोलेंगे सर इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आपसे गलतियाँ हो गई हैं, तो आपको कोई बता दे ये यहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई हैं, तो आपको आगे सुधारने का मौका मिल जाएगा। तो अगर काफ़ी मेंबर अच्छे लोग होते हैं, तो अगर बताते हैं तो कहीं न कहीं सरकार इस पे ध्यान देती है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊपा के तहत सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो ये आपका चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, उसके तहत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जिसको ऊपा बोला जाता है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट है, इसके तहत क्या किया गया है, कुछ मामले दर्ज आए हैं, पूरे देश के अंतर्गत देखा गया है, हाल ही में कुछ मामले लगातार बढ़े हैं, तो उसका आंसर अगर आपको बता दें तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत सर्वाधिक मामले उस राज्य के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, जिस राज्य को जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य माना जाता है। क्षेत्रफल में सबसे पहले राजस्थान आता है, फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है और चौथे आपका ये उत्तर प्रदेश आता है। तो आप बता दें, ऊपा के तहत सर्वाधिक जो मामले दर्ज किए गए हैं, वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं और ये कुल मामले 931 हैं। अगर आपको बता दें कि ऊपा के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसे मामलों को उठाया जाता है जिसको क्या करता है, कोई भी राज्य क्या मानता है, इनको
जो वार्ता गैर कानूनी तरीके के मामले हैं, उनको इसके अंतर्गत लाया जाता है। तो राज्य इसको लगातार दर्ज करता है और उसके बारे में कार्रवाइयाँ करता है। तो अभी हाल ही में देखा गया उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले देखे गए हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं कोरोना काल में लोगों ने उसकी क्या-क्या अवहेलना की है, इनकी सरकार के नियमों की उसमें और बढ़ गए, इसलिए इनकी और इंक्रीमेंट देखा गया है, अगर हम देखें। इसमें बेसिकली आतंकवाद रोधी कानून भी शामिल किए जाते हैं। इस डाटा की अगर प्रमुख बात देखें तो प्रमुख बात इस डाटा की ये है कि इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो मामले हैं वो लोग 70% जो लोग इसमें दर्ज किए गए मामले हैं, उनकी अगर उम्र देखी जाए तो उनकी उम्र क्या है 30 वर्ष उससे कम है। अगर 30 तो 70% जो जितने मामले टोटल किए गए हैं, उसमें से 30 वर्ष से कम के मामले हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में क्या होता है, केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति होती है कि वो किसी भी गतिविधि को, किसी भी कार्रवाई को गैर कानूनी घोषित कर दे। और जब अगर उसमें दोषी पाया गया है, तो इसमें आजकल इसमें शामिल क्या किया गया है, जो आतंकवाद से संबंधित मामले हैं, उनमें उनकी सहायता देने वाले, जानकारियाँ रखने वाले भी अगर जानकारी छुपाते हैं, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। अगर आपके एक बार केस लग गया, तो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सज़ा आपको इसमें हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न ये है कि आओ लेंग या फिर लाओ ओंग मो त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आपको बता दें, इस त्योहार को आज शामिल करने का मेन इनका चर्चा क्यों है, सबसे पहले बता दें, ये मनाए जाते हैं कोन्याक नागा आदिवासी समुदाय के द्वारा। तो कोन्याक नागा आदिवासी समुदाय बेसिकली नागालैंड के हैं। आज चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि अगर आपने सुना होगा कुछ दिन पहले खबर चली थी कि अफ़सपा जहाँ पे लगा हुआ है, सशस्त्र बलों ने क्या किया था, कुछ जानकारी के हिसाब से वहाँ पर एक घात लगाकर हमला किया था। लेकिन उनकी जो रिपोर्ट थी वो गलत थी, जिससे क्या हुआ, ओटिंग गाँव है नागालैंड में, वहाँ पर 14 लोगों की क्या हुई थी, सिविलियन की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी विद्रोह हुआ है। लोगों ने वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे काफ़ी आक्रोश दिखाया है। तो जो कोन्याक नागा आदिवासी समुदाय हैं, ये नागालैंड के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं, उनकी जनसंख्या में भी सबसे आगे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, सशस्त्र बलों के साथ असहयोग आंदोलन जारी रखने का बात रखी है। तो फिर ये चर्चा में आए हैं कोन्याक नागा। तो इन्हीं के द्वारा आओ लेंग और लाओ ओंगमो त्योहार मनाए जाते हैं। तो आओ लेंग त्योहार जो बेसिकली क्या है, ये वसंत के ऋतु का स्वागत करने के लिए अप्रैल माह के 1 से लेकर 6 तारीख के मध्य मतलब 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। और वहीं लाओ ओंगमो जो त्योहार है, ये बेसिकली त्योहार क्या है, फसल उत्सव के रूप में सितंबर माह में मनाया जाता है। अगर हम बात कोन्यांक नागा की बात करें, तो कोन्यांक नागा नागालैंड के सर्वोच्च जनजातीय समुदाय से आते हैं। तो मैंने आपको आदिवासी समुदाय हैं, इस बात बता दें। इसमें क्या होता है, इनके जो प्रमुख होते हैं, उनको आंग या वोंग कहा जाता है। तो ये इनके मुखिया होते हैं, उनका इस समुदाय में बहुत ही सम्मान किया जाता है। अगर हम देखें, तो इनके कोन्याक नागा जो आदिवासी समुदाय है, ये नागालैंड के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये बेसिकली मोन जिले में पाए जाते हैं। और इस जिले को द लैंड ऑफ द ओंग्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनकी हम खासियत देखें, तो ये बंदूक बनाने में माहिर होते हैं। इसके अलावा लोहा पिघलाने और पीतल का काम करने के लिए ये माहिर माने जाते हैं। साथ ही साथ इनका अगर हम बात करें, ये बेसिकली क्या है, ये जो जानवरों की हड्डियाँ वगैरह ये चीज़ें पहनते हैं, इन चीज़ों की तरह ये अपने आभूषण पहनते हैं। बेसिकली जनजातियों जो हैं, बेसिकली प्रकृति से जुड़ी हुई जनजातियाँ हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसी के साथ आज के जितने करंट अफ़ेयर प्रमुख हो सकते थे, उनको मैंने शामिल कर लिया गया है और आपको प्रेज़ेंट कर दिया गया है। इसी तरह के और ख़ास सेशन से जुड़ने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा दहिया के साथ। मिलेंगे एक नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।